हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने साइंस एंड टेक करंट अफेयर वाले पार्ट से। देखो, साइंस एंड टेक करंट अफेयर जो सेगमेंट होता है ना, इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम। मतलब इतना क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये तो आप एकदम 100% लेके चलो। लेकिन डिपेंड करता है, अगर मानो कि साइंस एंड टेक ओरिएंटेशन ज़्यादा है तो 3 से 4 तो आप उठा लोगे आराम से मार्क्स। उसके बाद क्या होता है ना कि अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ ले रहे हो, साइंस एंड टेक करंट अफेयर पढ़ोगे तो इससे 2-3 चीज़ें निकल के आती है। एक तो जनरल साइंस आप डील कर सकते हो। जैसे मान लो ग्राफीन है, ठीक है, ग्राफीन हो गया। ग्राफीन पे कोई इन्वेंशन हुआ है, ग्राफीन का कोई किसी चीज़ में यूज़ किया गया है, तो ग्राफीन से रिलेटेड चीज़ें आपको जनरल साइंस में देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो जाएगी ना, तो हाइड्रोजन फ्यूल में क्या होगा, हम लोग एकदम क्लीन फ्यूल है, यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो H2O निकलता है। आप समझ लो पानी जो है ना वो वेस्ट निकलता है, इस पर काम चल रहा है। एक टेक्निक मैं आपसे पूछता हूँ, एक डिसैलिनेशन टेक्निक होता है। मतलब उसमें क्या होता है, सी वाटर को डिसैलिनेट करते हैं। मतलब क्या हो गया, सलाइन की जो उसकी कंपोनेंट्स होती है उसको रिमूव करते हैं। जैसे मान लो ओशन में अगर देखोगे तो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है, लगभग 78% के आसपास, और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, फिर देखोगे आप तो कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिसैलिनेट का प्रोसेस यही है कि अगर आपको चीज़ों को डिसैलिनेट करना है तो आपको बहुत ही एक टेक्निक है। अभी हाल में कौन इसको यूज़ कर रहा है, इजराइल यूज़ कर रहा है। इजराइल की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन भी उसने ही स्टार्ट किया था। मिनिमम एक्सेस वाटर को यूज़ करेंगे और इरिगेशन करेंगे, है ना। तो अगर आप इजराइल से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मान लो साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि जैसे कोई टर्म आ जाता है जो जनरल साइंस से मैच करता है उसको जनरल साइंस के तौर पे पढ़ना, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे आप मान लो एक बायोराइड पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ से आप जनरल साइंस में बायोफ्यूल पे जा सकते हो, एथेनॉल पे जा सकते हो, एथेनॉल के कंपोनेंट पे जा सकते हो, पेट्रोल पे जा सकते हो, डीजल पे जा सकते हो, ऑक्टेन नंबर को समझ सकते हो, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मान लो डेंगू है, ठीक है, तो डेंगू वायरस, ठीक है, डेंगू वायरस, इसके बारे में आपको जानना है ना। ये प्लेटलेट्स पे कैसे इफेक्ट करता है। प्लेटलेट्स जो होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, फिर आपको उसमें जो 5 टाइप के होते हैं, स्नोफाइल, बेसोफाइल एंड ऑल, एंड देन आपको उसको अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। फिर आपको समझना होगा कि अच्छा ठीक है, प्लेटलेट्स की बात कर रहा है तो प्लेटलेट्स को समझ लेते हैं। प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, पर माइक्रो लीटर ब्लड में कितना होना चाहिए, इस तरीके से जो कंपोनेंट्स होते हैं आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपको प्योर जनरल साइंस की टॉपिक। फिर जो फीमेल मॉस्किटो इसको लेके आती है वो कौन होती है, इसकी जो वेक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो, जैसे मैं आगे देख के बताता हूँ आपको। जैसे देखो बायो E3 हो गया, और जैसे हाँ mRNA टेक्निक यूज़ करके H5N1 की वैक्सीन क्रिएट की जा रही है। ठीक है, mRNA तो ये आपको मैसेंजर RNA की बात करता है, मतलब ड्रग, और फिर RNA पे जो हम लोग एक तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये आपको साइंस एंड टेक वाले पार्ट में आ जाता है, जो कोर स्टैटिक पार्ट है बायोटेक का, उससे आप देख के इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कहाँ कहाँ से किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे AI का हो गया, तो AI एकदम रिसेंट टॉपिक है, तो इसको आप जनरल साइंस में ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप समझ लेना कि किस तरीके से आपको इंक्लाइंड होना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा करंट अफेयर का, साइंस एंड टेक करंट अफेयर। चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4, चंद्रयान 1, 2, 3 एंड 4। चंद्रयान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, अब जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे चंद्रयान 3 की बात आई तो गवर्नमेंट की बात आएगी। ठीक है, और अगर मैं गवर्नमेंट की बात पे कुछ बोल दूंगा तो कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं कि गवर्नमेंट के प्रो बोल रहे हैं, या फिर अगर कुछ अगेंस्ट बोल दूंगा तो अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो वैसे तो मुझे केयर नहीं होता, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि ऐसे बच्चे जो ऐसे इन चीज़ों पे कमेंट करते हैं ना, वो शायद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी है या फिर कुछ भी है वो एक नैरोर साइड में जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि न्यूट्रल रहना, हमेशा न्यूट्रल रहो, और यहाँ पे कोई प्रीच करना या फिर कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं आता है। बहुत सारे कमेंट देखता हूँ मैं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। इससे सिर्फ आपकी जो प्रिपरेशन होती है ना वो हैम्पर होती है, तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना। चंद्रयान 4 मिशन की बात करते हैं। अब मैं अगर नेहरू जी के टाइम में होता तो मैं नेहरू जी की बात करता, सीधी सी बात है। ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ करता है या फिर नहीं करते हैं, कुछ अपोज करते हैं, तो आप उनको क्रिटिसाइज भी करो, और जो चीज़ें होती हैं सही वो बताओ भी। चंद्रयान 4 मिशन की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप समझ लो चंद्रयान के बारे में 1, 2, 3 आप समझते होगे। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, चंद्रयान 4 2024 सितंबर में।
ठीक है ना बेसिकली। अब देखो इसका नाम नोमेनक्लेचर किया गया है चंद्रयान 4। आपको पता ही है कि मून का मिशन है, तो पहले इंडिया जो है वो मून पे जाने की बात किया, ठीक है, उसके बाद फिर मार्स पे जाने की बात किया, अब जो है ना वेनस की बात कर रहा है। तो धीरे धीरे प्लानिटरी जो एक्सप्लोरेशन है वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, जो आगे होगा। चंद्रयान 1 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव तो हमारा था 2008 में इसको लाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो हम लोग लूनर सर्फेसेस को रीड करने के लिए चंद्रयान 1 को हम लोग रेडी किए थे। चंद्रयान 2 की बात कर लें, जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें क्या था, हमें लूनर सर्फेसेस को रीड करना था और हमें यूज़ करना था लैंड रोवर का लूनर के साउथ पोल पे। चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं, 2023 में, आपको पता ही है। बेसिकली इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना था लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए। अगर हम लोग चंद्रयान 1 में बात कर ले कुछ कंपोनेंट्स की, तो हम लोग वहाँ यूज़ किए थे ऑर्बिटर मून इम्पैक्ट प्रोब को। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर जो विक्रम था, रोवर जो प्रज्ञान था। लैंडर मतलब जो उसको लैंड लेके कराएगा, रोवर जो उसको एक तरीके से वो चलेगा, मतलब सरफेस पे मूव करेगा, रोव करेगा और वो चीज़ों को पता करेगा और सैंपल कलेक्ट करेगा और बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमारे तक फेंकेगा। और अगर चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर एंड रोवर यूज़ होगा, ठीक है। देखो फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 1 में आपको पता ही है, लूनर इन्होंने चंद्रयान 1 ने कंफर्म किया था लूनर वाटर का, केव्स का, ठीक है। और चंद्रयान 2 की जो फाइंडिंग्स थी वो आपको थी चंद्रयान 1 पे ही वाटर एविडेंस को और सॉलिडिफाई करना था, ठीक है। लॉन्च व्हीकल की बात कर लेते हैं, तो चंद्रयान 1 में PSLV यूज़ किया गया था। चंद्रयान 2 में GSLV Mk3 यूज़ किया गया था। चंद्रयान 3 में LV-M3 यूज़ किया गया था। लैंडिंग साइट चंद्रयान 1 का अननोन था। चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं, तो लूनर साउथ पोल था और चंद्रयान 3 भी लूनर साउथ पोल ही था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए मेजर पार्टनर्स में अगर हम लोग समझे ना, तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो था उसमें हमारा कोई पार्टनर नहीं था, वी वेर अलोन एट दैट टाइम। लेकिन चंद्रयान 3 में जापान एक पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन था, उसके लिए हमारे साथ था और कुछ सपोर्ट हमें नासा के साथ भी था और साथ साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के भी साथ था। तो ये समझिएगा। वैसे तो आपको एक स्पेस के बारे में, स्पेस समझना चाहिए। स्पेस में आपको खास करके इंडिया का जो स्पेस मिशन है वो समझना चाहिए, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। चंद्रयान 4 मिशन की बात कर ले, तो PM नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है, जो साइंस का पोर्शन होता है, स्पेस का होता है, उसको PM हेड करते हैं। तो वो अप्रूव किए मिशन ऑन मून, जो मिशन टू मून है, इसका नाम दिया गया चंद्रयान 4, ठीक है। डेट याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या है ना कि जब उन्होंने ये किया, चंद्रयान 4 को अप्रूव किया, तो बेसिकली इसमें यही है कि किस तरीके से आपको अर्थ पे आना है जब आप सक्सेसफुली लैंड करोगे मून पे, देन, और वहाँ से आपको सैंपल्स लेके आने हैं, मून को एनालाइज करना है, ठीक है। ये जो मिशन है बेसिकली यही, देखो सिंपल सा बेसिक सही है कि लूनर लैंडिंग की बात होगी और ये 4th मिशन होगा, क्लियर है। अब देखो ऐसा है ना कि कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अर्थ पे सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग की बात हो रही है और ये कब तक प्लान किया गया है इसका, 2040 तक। अब एक चीज़ देखो, अब आपको पता है कि अगर ये सब प्लान होगा, डिज़ाइन होगा, वर्क होगा, फंक्शन होगा, तो ये किसके अंदर काम करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा। आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब सेट हुआ था, 1969 में, 1969 में, क्लियर है। जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च जो भी होगा वो सब इनके एम्बेट में ही होगा। जो मिशन होगा वो आपको कंप्लीट होगा 36 मंथ, जब जैसे ही अप्रूव हुआ 36 मंथ इसका लेगा। अगर हम लोग बात करें टोटल फंड की जो कि रिक्वायर्ड है आपको इस चंद्रयान 4 के लिए, वो है आपको ₹2100 करोड़। जो कॉस्ट है टोटल उसमें इंक्लूडेड है आपको स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट का, और साथ साथ में ही 2 लॉन्च व्हीकल मिशन को LMV3 के थ्रू, LVM3 के थ्रू इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा चंद्रयान 4 मिशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानो, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम भी नज़दीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं वेनस ऑर्बिटर मिशन। मून पे चले गए, मार्स पे चले गए, ठीक है। मून मार्स के बाद हमारा एक्सपेडिशन होगा वेनस ऑर्बिटल मिशन की तरफ। यूनियन कैबिनेट जो कि PM मोदी जी इसको चेयर कर रहे थे, उन्होंने अप्रूव किया है कि अब हम लोग वेनस ऑर्बिटर मिशन की तरफ डील करेंगे। ये जो मिशन है वो बेसिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखो हमें ना वेनस को भी समझना है, क्लियर है।
वेनस को भी समझने का मतलब रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न यही है ना कि देखो, एक तो सबसे बड़ी बात होती है साइंस का एक्सपेडिशन जो होता है ना, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है, साथ साथ में ही हमें कंप्रिहेंसिव स्टडी करनी है वेनस की, ठीक है, क्योंकि इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अब देखो, आप जब जनरल साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक सेलेसियल बॉडीज़ होती है, ब्लैक होल होती है, फिर अब पल्सर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो अर्थ ट्विन भी एक कॉमन क्वेश्चन बनता है फॉर जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। जो वेनस का ऑर्बिटर मिशन होगा वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसको पूरा करेगी, ठीक है। अगर हम लोग इसी में नासा की मिशन की बात कर लें, क्योंकि आपको पता है नासा भी बहुत अच्छा करता है स्पेस में, तो हम लोग उसके साथ मतलब आगे पीछे करते हैं, बहुत बार तो बहुत आगे भी हैं। तो वेरिटास जो है वो नासा का नेक्स्ट मिशन है वेनस प्लैनेट के लिए, जो कि 2031 तक स्टार्ट होने वाला है, लॉन्च होगा। बेसिकली इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होंगे वो रडार इमेजिंग से मैपिंग किया जाएगा, जो वेनस की सरफेस को मैप करेगा और उसके जियोलॉजी को रीड करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें VOM मिशन की, तो ये बेसिकली यही है कि किसी भी तरीके से जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो साइंटिफिकली जो वेनस का सरफेस होगा, ठीक है, उसको एक तरीके से एनालाइज करेगा। वेनुसियन सरफेस कहते हैं उसको, और उसका सब सरफेस भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस और उसके इन्फ्लुएंस को समझेगा। सन जो है वेनुसियन एटमॉस्फेयर में, उसको रीड करेगा। अगर हम लोग बात करें कि ये इसकी जो स्पेसक्राफ्ट होगी उसको लॉन्च करने में कौन मदद करेगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मिशन है वो आपको बहुत ही मतलब मार्च 2028 तक इसको हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं। जो टोटल फंड अप्रूव्ड है वेनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको VOM कहते हैं, वो है आपको ₹1236 करोड़, जिसमें से 824 करोड़ जो है वो आपको स्पेस क्राफ्ट पे ही खर्च होगा। अगर हम लोग प्रीवियस मिशन की बात करें वेनस की, तो वेनेरा सीरीज था सोवियत यूनियन का, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था, मिशन स्पेस एक्सपेडिशन था वेनस के लिए। बहुत सारे मिशंस को उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। देन पायनियर वेनस जो US का था, मैगलिन 1989 में ये नासा के द्वारा लाया गया था। अकात्सुकी जो है वो एक ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था जापान की स्पेस एजेंसी जो है JAXA, उसके द्वारा 2010 में। तो याद रखना, जो अकात्सुकी है वो बेसिकली वेनस के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के पैटर्न को रीड करने के लिए गया था, इंफ्रारेड कैमराज के यूज़ करके, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, थोड़ा जान लेना। अब देखिए, बार बार अब स्पेस की बात आ रही है, तो हमारा जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है उसमें आपको आर्यभट्टा 1975, भास्कर 1 एंड भास्कर 2, IRS-1A 1988, इनसेट सीरीज आपको पता होगा, साथ साथ में ही IRNSS जिसको नाविक कहते हैं, जिस तरीके से आपको ग्लोनास है, जिस तरीके से आपको अगर देखा जाए तो GPS है, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, उसी तरीके से नाविक है। टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैराइन नेविगेशन जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए इसको लाया गया है। बहुत सारे लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स भी चले हैं, जैसे नाइक अपाचे चला था 1963 में, जो हमारा इनिशियल रॉकेट लॉन्च था। फिर SLV-3 था, फिर PSLV आया, फिर GSLV आया, फिर GSLV Mk3 आया। आपको पता होगा GSLV Mk3 जो है वो हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल था, इसको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के मिशंस में यूज किया गया था। याद रखिएगा, GSLV Mk3। चंद्रयान 1 2008 में आया, मंगलयान 2013 में हम लोग लाए, चंद्रयान 2 2019 में लाए, चंद्रयान 3 2023 में लाए, और चंद्रयान 4 2024 में ला रहे हैं, ठीक है। इतना ही जानना है आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट से। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर लेते हैं। सितंबर 18 2024 में नरेंद्र मोदी जी के हेड से आपको पता होगा कि अप्रूव करेंगे कि फर्स्ट हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, जो कि हमारे गगनयान प्रोग्राम को और एक्सटेंड करेगा, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा BAS-1, वो बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेगा किस तरीके से हम लोग देखो खुद की टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। और इसके साथ साथ ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को भी लॉन्च करने की बात की जा रही है। और अगर हम लोग बात करें जो विजन है, जैसे स्पेस को लेकर के अमृतकाल में, यही इन चीज़ों को कैरी आउट करता है कि हमें किस तरीके से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक ऑपरेशनल करना है। तो ये डेट आपको याद रखना चाहिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक ऑपरेशनल करना है। और इंडियन क्रूड ल्यूनर मिशन, मतलब उस पर इंसान जाएगा 2040 तक, मतलब समझ लो आप, ठीक है। अगर इसी गोल के लिए इसरो जो है वो 4 मिशन को अपने अंदर में लाएगा गगनयान प्रोग्राम के एम्बिट में 2026 तक।
और जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इसी 4 मिशंस को। ये जो 4th मिशन होगा अगस्त दिसंबर 2028 तक। तो देखो आपको यहाँ क्या करना है ना, आप देखो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिशनल फंडिंग और फिर ये जान सकते हो जो गगनयान रिसीव किया है। अदरवाइज आपको फंडिंग वंडिंग जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जो गगनयान प्रोग्राम है वो अप्रूव किया गया दिसंबर 2018 में। बेसिकली ये आपको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जो कि लियो जो ऑर्बिटल है लो अर्थ ऑर्बिट में मिलेगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को NGLV कहते हैं। हम लोगों ने GSLV देखा, PSLV देखा, SLV देखा। SLV जो था, फिर उसके बाद PSLV आया, फिर GSLV आया, फिर GSLV MK3 आया। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल NGLV। किसी से लॉन्च तो करोगे, फिर वहाँ जाके वो रोव करेगा, तो वी नीड सम लॉन्चर, वी नीड सम रोवर। ठीक है, लॉन्चर एंड रोवर। अब चलिए, तो फिर नए जनरेशन की जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात हो रही है, बेसिकली NGLV की जो बात है उसमें देखो विजन तो बहुत ज़्यादा है कि हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेट करना है। फिर हम लोग बहुत सारे जो इंडिया का क्रू होगा वो लैंड करवाएंगे मून में 2040 तक। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट जनरेशनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए। SSLV था हमारे पास, PSLV था, फिर GSLV आया, फिर GSLV MK3 आया, उसके बाद NGLV आएगा। मतलब इसमें क्या है ना कि एक तो पेलोड्स की बात होती है। मतलब पेलोड्स कहने का क्या मतलब हो गया, जो चीज़ों वैसी चीज़ें जो हमें ले जाना है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हमें उसको लेके जाना है हमें स्पेस तक। ठीक है, तो उसको कहते हैं पेलोड्स। तो अब जो NGLV होगा ना, उसका जो पेलोड्स होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा जो हमारा प्रेजेंट कैपेबिलिटी है उसके। और एक चीज़ और याद रखना, 3 गुना ज़्यादा पेलोड्स तो बढ़ेगा, मतलब कैपेबिलिटी बढ़ेगी पेलोडिंग की, लेकिन जो पैसे होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जो LVM3 यूज़ करते थे हम लोग, उससे 1.5 टाइम्स ही मतलब पैसा लगेगा उसमें एक्स्ट्रा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 3 गुना हमें ज़्यादा पेलोड्स से हम लोग उसको लेके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक कंसेप्ट आपने सुना होगा रीयूजेबिलिटी का। आपको पता होगा इलॉन मस्क SpaceX की एक वीडियो डाले थे, आपको पता होगा कि वो जो उनकी लॉन्च व्हीकल है ना, वो उसको रीयूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम लोग लॉन्च व्हीकल को रीयूज़ कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग उसको रीयूज़ करने के साथ साथ हमारा बहुत सारा मॉनिटरी बचता है, बहुत सारा पैसा बचता है, जिसके कारण जो हमारा टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो कम होता है, खासकर प्रोपल्सन सिस्टम का। आप एक वीडियो देखना, यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें इलॉन मस्क वो चेक करते हैं कि जो रीयूजेबल हो पा रहा है कि नहीं। तो ये पहले उनके द्वारा ही किया गया और वो उसमें सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सप्रेसिव वीडियो है, वो ज़रूर देखना। इसी के साथ साथ जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा वो आपको मैक्सिमम पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ 30 टन्स को कैरी आउट करेगा। कहाँ तक, तो लो अर्थ ऑर्बिट पे। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एक तो सेल्फ रिलायंस की तरफ है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। इससे पहले इंडिया क्या करता था कि बहुत सारे कंट्रीज़ की भी चीज़ों को, सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाता था। अभी तक अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो 4 टन तक इसका लगभग 10 टन की लॉन्च सैटेलाइट्स को यूज कर सकता है, ये पहुंचाया है। इसी के साथ जो ऑपरेशनल PSLV हैं, GSLV हैं, LVM3 है, SSLV लॉन्च व्हीकल्स हैं, वो आपको मॉडिफाइड वर्जन में आपको दिखेंगे डिफरेंट तरीके से। NGLV की बात कर ले तो ये 3 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स को यूज़ करेगा, D1, D2, D3, जिसका टारगेट होगा 96 मंथ्स, दैट इज़ 8 ईयर्स में ख़त्म होगा ये पूरा का पूरा। तो अभी समय है। टोटल फंड की बात कर लें, जो कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी 8,240 करोड़ रुपीज़ लगेगा इसमें, इसके डेवलपमेंट में। और जो इसेंशियल फैसिलिटीज़ होंगे, बेसिक चीज़ आपको यही याद रखना है कि इसमें एक तो कंडीशन आया आपको रीयूज़ करने का। ठीक है, सेकंड कंडीशन एक ये आया पेलोड वाला 3 टाइम्स। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना और बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हाँ, कैबिनेट अप्रूव करती है बायोराइड स्कीम को। बायोराइड, अब एग्जाम में आपको बायोराइड दिखेगा। अब बायोराइड से क्या समझोगे ये समझना है आप। बायोराइड स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको बायोराइड कहते हैं। इसी तरीके से बायो E3 आया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको प्रिसाइज होना है। तो बायोराइड की अगर हम लोग बात कर लें तो 2 अम्ब्रेला स्कीम के अंदर में आया था ये, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के एम्बिट में, और इस दोनों को मिला के एक स्कीम कर दिया गया था, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बायोराइड।
इसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री जो दो था कंपोनेंट, उसको ऐड किया गया है। अब ये जो स्कीम है उसमें 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? तो एक तो आपको बायोटेक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, और बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री में फोकस करना है। जो आउटले है, जो अभी आपको बाउंड्री है प्रोजेक्टेड है, वो आपको यूनिफाइड स्कीम की बायोराइड में 9,197 करोड़ है। और इसको कब किया गया था? 15th फाइनेंस कमीशन के पीरियड में ही इसको लाया गया था, 2021 से लेकर के 25 तक। 16th फाइनेंस कमीशन, बताना कौन हेड है? अगर बायोराइड की बात करें तो ये डिज़ाइन किया गया है कि ये इनोवेशन बेसिकली क्या है ना, कि बायो की में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको स्ट्रेंथन करना है, बायोटेक में खास करके। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ी, बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन है। अगर इस पे अच्छे से काम होता है तो एक सिंगल सी बायोटेक के यूज़ से भी ना एक कोई कंप्लीट डेवलपिंग से डेवलप्ड हो सकती है। ठीक है, चलिए जैसे मान लो आपको सीड फोर्टिफिकेशन हो गया, या फिर आपको काला नमक राइस हो गया, फिर जैसे मान लो बिहार यूपी में बहुत, मान लो कहीं बाढ़ आ रहा है, फ्लड्स का कंडीशन है, और जो हमारे वीट और राइस हैं वो फ्लड के पानी में, मतलब वाटर में डूबे रह जाते हैं। तो अगर वाटर रेजिस्टेंस अगर हम अपने क्रॉप्स को बनाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक झेल पाएगा उसको, जिससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनको लॉस नहीं होगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बीटी कॉटन की बात कर लेते हैं, बीटी ब्रिंजल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लो कॉटन में, तो उसमें क्या होता था कि कुछ बीमारी लग जाती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ईट कर ले रहा है। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आप ऐसी चीज़ें मिला दो जिससे वो रेपेलेंट की तरह काम करे, मतलब भागे उनसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडियन लाइट टैंक जोरावर। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो आपको बस इतना समझ लेना है कि जोरावर है, इंडियन लाइट टैंक है। निकाला कौन है? डीआरडीओ निकाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसको लाया गया है हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब आप इसको हाई एल्टीट्यूड पे भी लेके जा सकते हो, वहाँ जाने के बाद ये एक्सेप्शनली काम करेगा। अगर इसकी फायरिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत ही रिगरसली टेस्टेड है, एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको CVRTC कहते हैं, वो कोलैबोरेट की थी किसके साथ? लार्सन एंड टूब्रो के साथ। तो ये ध्यान रखना है आपको, कंपनी किसके साथ कोलैब की है। आखिर जो जोरावर है वो हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट में यूज़ किया जाएगा, टेरेंस में, डिजर्ट्स में, फिर वैसे जगह जहाँ पे चीज़ों को पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, जोरावर अपना काम करेगा। बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं, वो आपको इसको बनाने में, इसके सब सिस्टम में, फिर इसको इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा जोरावर के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, VLS RSM। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज़्यादा था आपको इंपॉर्टेंट जोरावर। ठीक है, चलिए अगर हम लोग DRDO के साथ साथ इंडियन नेवी कंडक्ट करती है बैक टू बैक टेस्ट ऑफ द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, VLS RSAM। तो किसके साथ कंडक्ट करती है? याद रखिएगा DRDO और इंडियन नेवी है। देखो, जो आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इंटीग्रेटेड टेस्ट है वो कहाँ पे हुआ है? वो आपको चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा जो है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यहाँ पे होता है। और ये जो मिसाइल है बेसिकली वो इंटरसेप्ट किया एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को लो एल्टीट्यूड पे। बस इससे क्या होगा, जो हमारा थ्रीट होता है हमें एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल से, उसको ये प्रिवेंट करेगा। जो मिसाइल है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है वेरी प्रिसाइज इंटरसेप्शन। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसाइज। ठीक है, अगर आपको प्रिसीजन बहुत अच्छा करना है किसी चीज़ों की, तो आपको उसको बार बार टेस्ट करना होगा। जैसे मान लो ये आपका टारगेट है, ठीक है, अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट, कि अगर आपकी जो प्रिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, तो आप उस पर बार बार टेस्ट करो। हो सकता है थोड़ा दूर निकल जाए, अगली जो हम फायर करें यहाँ निकल जाए, लेकिन वो धीरे धीरे जो रिपीटेटिव अरेंजमेंट होता है उससे वो धीरे धीरे करेक्ट होते चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं MEN 5 CV के बारे में। नाइजीरिया, अब आपको यहाँ क्या याद रखना है? नाइजीरिया को याद रखना है। ठीक है, नाइजीरिया पे आ गए हैं तो एक चीज़ बताते हैं आपको। आप मुझे बताइएगा कि माउंट एटलस कहाँ पे है, इसके साथ साथ वाइट नाइल और ब्लू नाइल। ठीक है, ये दो नाइल मिलती है और आपको नाइल रिवर बनाती है। तो वाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, जहाँ पे वो मिलती है वाइट नाइल और ब्लू नाइल,
वो कहाँ पे मिलती है, किस कंट्री में मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो नाइल रिवर होती है वो कहाँ पे आपको कौन सी कंट्री में आकर के वो मिलती है और किस सी में मिलती है बता देना। नाइजीरिया जो बनी है वो पहली कंट्री है वर्ल्ड में, वो बेसिकली नई वैक्सीन्स बनाएंगे, ठीक है, जिसको कहा गया है MEN5CV, MEN5 कॉन्जुगेट वैक्सीन। आपको पता होगा एक तो वैक्सीन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें बॉडी में इंसर्ट करना है वैक्सीन के थ्रू, उसको या तो कभी वो लाइव डालते हैं, लाइव वायरस हो गया, लाइव बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद कभी हम लोग उसको डेड करके डालते हैं, इनएक्टिवेट करके डालते हैं, कभी कभी कंजुगेट वैक्सीन भी होता है। तो ये जो वैक्सीन है वो नाइजीरिया के द्वारा बनाया गया है और बेसिकली ये रिकमेंड किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बेसिकली 5 स्ट्रेन है आपको मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया का, उसका देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, एक होता है ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज़। अब देखो मान लो कि हमारा जो अफ्रीका है वो आपको इक्वेटोरियल बेल्ट में पड़ता है, इक्वेटोरियल बेल्ट में पड़ता है और वो है गरीब, वैसे है तो बहुत रिच रिसोर्सेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन के कारण, करप्शन के कारण बहुत गरीब रह गया। तो कुछ नेग्लेक्टेड डिजीज़ हैं, जैसे मान लो कि अगर मान लो अफ्रीकन अमेरिकन हो गया, या फिर बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, UK हो गया, फ्रांस हो गया, फिर यूरोप हो गया, वहाँ के लोगों को कुछ डिजीज़ नहीं होती जो कि सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन एरिया में होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल बेल्ट है वहाँ पे आपको पता होगा कि चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, मॉइस्चर ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, फिर मॉइस्चर ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो ब्रीडिंग उनको मिल जाता है मॉस्किटोज़ को, बहुत सारी सी डिजीज़ हैं, जैसे इबोला आया, ठीक है, तो इबोला एक रिवर भी है वहाँ पे। तो क्या होता है ना उससे कि वो इफेक्टेड होते हैं, तो उनको लगता है कि यार हम क्यों जाने। जैसे मान लो कि पहले क्या होता था कि जब भी ये ब्रिटिशर्स कभी अफ्रीका जाते थे तो उनको कुछ अगर मान लो डिजीज हो गया ना, तब वो किसी भी वैक्सीन की खोज करने की कोशिश करते थे, या तभी किसी चीज़ की पे काम करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो हमें हो ही नहीं रहा ये डिजीज, तो हम इस पर क्यों काम करें, ठीक है। इतना ज़्यादा नेग्लेक्टेड है इन चीज़ों को, तो इसको कहा था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। तो जो 5 इंडिकेटेड एक्टिव इम्यूनाइजेशन है वो आपको बेसिकली 9 मंथ से लेकर 85 ईयर्स के अगेंस्ट दिया जाएगा, और जो डिजीज़ है वो आपको मेनिंजोकोकल डिजीज, जो कि किसके द्वारा होता है ये आपको एकदम याद रखना है, वो होता है आपको नेसेरिया मेनिंजाइटिडिस ग्रुप ACYWNX के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा कि हमें 5 स्ट्रेन ऑफ मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया है, उसके बारे में ध्यान रखना है। जो नई वैक्सीन है बेसिकली वो यूज़ करेगी मेनिंजाइटिस A कॉन्जुगेट वैक्सीन, को MEN-EFRI वैक कहते हैं, और बेसिकली ये आपको मेनिंजोकोकल जो है वो एक एपिडेमिक्स को नाइजीरिया से हटाना है। मल्टीवेलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन है जो कि आपको बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एक पाथ है, उसके साथ मिल करके बनाया गया है। 13 साल इसमें लगा है आपको टोटल। जो वैक्सीन है वो आपको इमरजेंसी वैक्सीन है। देखो एक चीज़ तो आप समझ लेना, इंडिया जो है ना वो काम करता है, मतलब ऐसे कंट्रीज़ के लिए काम करता है इंडिया, ठीक है। चलिए अगर बात करें जो वैक्सीन और इमरजेंसी वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ है वो फंड किया गया है गावी के द्वारा और साथ साथ में वैक्सीन अलायंस के द्वारा। गावी क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेंगूयाल, ठीक है। डेंगू वायरस आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस होता है, ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड पनाशिया बायोटेक अनाउंस किया है कि वो पहले फर्स्ट 3 फेज क्लिनिकल ट्रायल के लिए डेंगू वैक्सीन ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग बात करें तो डेंगू वायरस आपको पता है एक मॉस्किटो होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी मॉस्किटो होती है जिसकी वजह से डेंगू वायरस होता है। मतलब डेंगू वायरस को कैरी आउट करके आपके बॉडी में लाया जाता है जिससे आपको डेंगू हो जाता है, डेंगू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जो लैंडमार्क ट्रायल है वो बेसिकली बेसिक इफेकेसी की बात करेगा, और एक तो आपको पता ही है इंडिया का इंडिजिनस होगा, और ये टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन होगा। डेंगूयाल जो होगा वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो पनाशिया बायोटेक के द्वारा। ये आपको 100% याद रखना है। अब देखो ये जो फर्स्ट ट्रायल होगी वैक्सीनेशन की वो आपको पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में होगा, PGIMS रोहतक में। हाल में ही कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू के लिए इंडिया में। आपको पता होगा कुछ दिन पहले आई वॉज ऑल्सो इफेक्टेड विद दिस वायरस, और बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। 7 दिन 8 दिन आपका बहुत चला जाता है, और चलाने के साथ साथ आप बहुत वीक हो जाते हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ प्लेटलेट्स आपकी गिरती है बहुत सॉलिड तरीके से। फिर प्लेटलेट्स गिरेगी तो आप वीकनेस फील करोगे, और प्लेटलेट्स गिरेगी तो आपकी जो ब्लड होती है वो क्लॉट करना बंद कर जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, कहीं कट हो गया तो फिर वो ढंग से क्लॉट नहीं हो पाएगा, है ना। फिर वीकनेस होती है, फिर ब्रेकबोन फीवर होता है, पूरा का पूरा बोन पिक करता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको।
हाल में ही अब अगर हम लोग बात करें जो टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, स्ट्रेन है TB003, TB005, ये आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH USA भी काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने बनाया है, वो भी एक प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उसमें वो थोड़ा सा इफेक्टिव रहा है। ये हो गया हमारा डेंगूल के बारे में। अगर पनासिया बायोटेक के बारे में जान लेते हैं तो ये हमारी वन ऑफ द 3 इंडियन कंपनीज हैं जो कि इस स्ट्रेन के बारे में रिसर्च की हैं और डेवलपमेंट में साथ दी हैं। और इनका जो साथ दिया है वो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये जो ट्रायल होगा वो 3 क्लिनिकल ट्रायल में 19 सिटीज़ में 18 स्टेट्स में ऑफ यूटीज ऑफ इंडिया में होगा। लेकिन आप जान लो ये सब चीज़ें क्या आपको हेल्प करेगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप रिवाइज करोगे तो इसको मत पढ़ना, बस ICMR याद रखना, डेंगूल याद रखना, पनासिया बायोटेक याद रखना, दैट विल बी गुड टू गो। हाँ, इसके साथ साथ डेंगू वायरस को आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे टेस्ट हुआ ये, मतलब ये जो इनिशिएशन है PGIMS रोहतक में, इतना ही जानना है आपको। अब एक और वायरस है चांदीपुरा वायरस, CHPV इन्फेक्शन। तो आपको याद होगा 15 अगस्त 2024 तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया 245 केसेस ऑफ एक्यूट इंसेफेलिटिस। आप मुझे बताना है किसकी वजह से होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बता सकते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, और जापानीज फिलेरियासिस भी बता सकते हो। ये जो इंसेफेलिटिस सिंड्रोम है AES, ये आपको इसकी वजह से 82 डेथ हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि एक तो आप समझ लो ये जो वायरस है चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन, तो इसमें आपको 82 लाइफ लॉस किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से एंडेमिक है इंडिया का। एंडेमिक मतलब हमारा इंट्रा बाउंड्री ही है। CHPV जो है वो आपको रेब्डोविरिडाई फैमिली के से बिलोंग करता है और इसको एक स्पॉर्डिक केस भी मानते हैं। बेसिकली आपको देखा जाए तो ये आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में देखा जाएगा ये, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन, ठीक है ना। और ये जो चांदीपुरा वायरस है ये बेसिकली ट्रांसमिट किया गया था वेक्टर के द्वारा, जैसे कि सैंडफ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज हो गया, टिक्स हो गया, ठीक है। वेरी डेंजरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग्स। INS एरिघात की बात कर लेते हैं। हाल में ही सेकेंड शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। देखो अभी क्या हो गया ना कि 4 बजने जा रहे हैं और मैं अभी सोया नहीं हूँ, तो थोड़ा सा वो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। अच्छा हाँ, इसके साथ मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं देखो क्या होता है ना, एफर्ट लगता है इसमें। अगर एफर्ट लगता है तो आपको इसका ना रिवर्ट बैक करना चाहिए। एक तो आपको कमेंट करना चाहिए जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, दूसरा ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग ऐसे देख के चले जाते हैं, देखते जरूर हैं, रिटर्न आते हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे उनको लगता है कि रीच शायद किसी के पास चला जाएगा वीडियो तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है फ़ायदा हो रहा है तो रीच करो, अगर इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन है यार, ये कोई रील तो है नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ कॉमेडी करूँ, यहाँ पे मतलब ये रीच खुद से खुद बढ़े, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो आप ही बढ़ाओगे इसको। तो हाल में ही आपको शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर लेते हैं। जो इसकी इंडक्शन सेरेमनी थी वो आपको कहाँ पर रखा गया था? वाइजैग में रखा गया था। देखो यहाँ पे आपको वाइजैग स्टील प्लांट भी देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली क्या है ना कि उसके ईस्टर्न नेवल कमांड वाले रीजन में आपको देखने को मिला है। अगर हम लोग एरिघाट की बात कर लें तो इसका मतलब ही होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। INS एरिघात की बात कर लें तो आपको लगभग 6000 टन की है और 83 मेगावाट पावर्ड है और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर के लिए इसको बनाया गया है INS एरिघात। अब देखिए हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, जो कि अब देखिए इसमें पूरा का पूरा ना न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हर एक चीज़ बता दिया कि इसमें किस किस तरीके से वर्क करेगा। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा वो आपको एम्बेडेड होगा, एक हल कैन पावर द सबमरीन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो होगा वो इसको पावर करेगा सबमरीन को लगभग 12 से 15 नॉट्स तक सरफेस पे और लगभग 20 से लेकर 24 नॉट्स तक सबमर्ज्ड रहेगा, इसका सबमर्ज्ड फॉर्म में। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें आर्म्ड की बात कर लेते हैं तो K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ होगा जिसकी रेंज होगी 750 किलोमीटर। अब बताओ 750 किलोमीटर है तो पाकिस्तान तो निपट सकता है ना, ठीक है, निपट सकता है। अब हम लोग बात करें SSBN सबमरीन की इंडिया में, तो पहला जो INS अरिहंत था वो आपको फुल्ली ऑपरेशनल रहा 2018 में। 2018 से स्टार्ट हुआ था, फुल्ली ऑपरेशनल 2018 से हुआ था। अगर हम लोग बात करें सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में, सबमरीन के बारे में, तो ये एक नेवल टेक्नोलॉजी है। SSBN सबमरीन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो आपको बैलिस्टिक बेसिक इसमें यही समझो ना कि न्यूक्लियर इनहेरिटेड है इसमें, ठीक है, न्यूक्लियर यूज़ करेगा और फिर ये काफ़ी इफेक्टिव होगा अप टू द रेंज ऑफ 750 किलोमीटर। अब देखो इंडिया का न्यूक्लियर ट्राइड समझते हैं, लैंड वेक्टर, एयर वेक्टर क्या है। देखो लैंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी टू 350 किलोमीटर,
फिर अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर तक हो गया। अगर 5000 हो गया तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ICBM। एयर वेक्टर की बात कर लेते हैं, जो इसको एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकता है। देखो लैंड से आपने देख लिया कि हम लोग न्यूक्लियर को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। एयर वेक्टर से कहने का मतलब कौन कौन सा एयरवे से हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगुआर एंड राफेल फाइटर। राफेल कहाँ से आया था, तो फ्रांस से आया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये सारे जो चीज़ें हैं, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगुआर, राफेल जो हैं वो आपको डिलीवर कर सकती है न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब के फॉर्म में, ठीक है। एक तरीके से खुलेआम ये हम लोग कर सकते हैं, करना नहीं है। सी वेक्टर्स की बात कर लेते हैं थ्रू सी के रूट से, तो 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। INS अरिहंत 2018 में बनकर तैयार हो गई, INS अरिघात अभी चल रहा है, ठीक है। अगला जो 2 SSBN न्यूक्लियर मिसाइल आने वाली, न्यूक्लियर जो शिप आने वाली हैं वो आपको स्लाइटली लार्जर होंगी इनसे। अब आगे जो आएगा वो मॉडिफाइड वर्जन ही होगा और वेट उसकी 7000 टन होगी। तीसरी जो आएगी वो आपको INS अरिंदम नेक्स्ट ईयर में कमीशन हो जाएंगी, ठीक है। चलिए एक और याद रखिए, K5 और K6 जो है ना वो भी प्रोग्रेस में है मिसाइल। हम लोग बात करते हैं मिशन रूमी 2024 के बारे में। अब समझते हैं मिशन रूमी 2024 को। देखिए बेसिकली यही है कि फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इसको रूमी 1 कहते हैं। नाम याद होना चाहिए क्योंकि नाम ही एग्जाम में रहेगा और ये पूछेगा कि आखिर रूमी 1 जो है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से किया गया, तो आपको पता है चेन्नई से किया गया। थिरुविंदनथई है एक जगह, वहाँ से किया गया। एक मोबाइल लॉन्च पैड था जो कि इधर से उधर मूव कर सकता था, उससे उसको यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं तो रूमी 1 जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव था स्पेस जोन इंडिया और मार्शियन ग्रुप के बीच में। तो किसके किसके बीच में है ये इनिशिएटिव, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के बीच में, ठीक है। बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था। देखो 3 क्यूब सैटेलाइट्स थे जो बेसिकली करेंगे क्या, तो उनको मॉनिटरिंग और इन्फॉर्मेशन और डाटा गैदरिंग के लिए रखाया गया था एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। साथ में ही रॉकेट जो है वो 50 डिस्टिंक्ट पिको सैटेलाइट्स को यूज़ करता है, जो कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो फोकस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर को रीड करना है। बस इतना ही समझो आप कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर के साथ साथ हो गया स्पेस जोन और मार्टिन ग्रुप जो है उसके साथ मिलकर बनाया गया है। और रूमी 1 जो है वो आपको इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। और ये जो मिशन था ना वो बेसिकली किनके मेंटरशिप के अंदर किया गया था, तो ये जो मिशन है वो आपको मेंटरशिप है डॉक्टर मलेश्वामी अनादुरई, उनके ही मेंटरशिप के अंदर में किया गया था। अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो है द मून मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, फॉर्मर डायरेक्टर इसरो सैटेलाइट सेंटर ISAC कहते हैं, उनके थे ये। और उनके साथ साथ डॉक्टर आनंद मेंगलिंगम और जो कि फाउंडर एंड CEO हैं स्पेस जोन इंडिया के, और ये मिशन डायरेक्टर के फॉर्म में इस चीज़ से जुड़े हुए थे। ये दोनों नाम अगर आपको नहीं भी ध्यान रहे दैट विल बी ओके, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंपनी, जॉइंट वेंचर किसका है और फिर ये किस चीज़ को करता है और ये इसकी जो पर्पस क्या है रूमी 1 की, ठीक है। ये ध्यान रहना चाहिए। बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन रूमी का वो आपको रॉकेट साइंस स्टूडेंट्स के बीच में आप किस तरीके से एरोटेक फॉर स्पेस को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मिशन रूमी की बात कर ले तो ये जो डिफरेंट जोन्स हैं जिसमें, और जो रूमी रॉकेट है ना वो इक्विप्ड होगा बेसिकली जेनरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर का यूज़ होगा जो कि ट्रिगर किया जाएगा इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट से। रूमी जो है वो 100% पायरोटेक्निक फ्री है और 0% TNT है। इसकी अगर वेट की बात करें तो आपको 80 किलोग्राम्स एंड 3.5 मीटर टॉल है। पायरो वर्ड जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे टेम्परेचर सोचिएगा, ठीक है। पायरो का मीन्स होता है, देखो साइंस एंड टेक में क्या होता है ना कि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड से आप आंसर को इजीली निकाल सकते हो। पायरोलिटिक, पायरो एक्सेस, पायरो सरफेस, मतलब टेम्परेचर और हीट की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कहीं पे भी अगर मान लो कि लेग्यूम्स की बात करें या नाइट्रोजन फिक्सेटिंग की बात करें तो आपको नाइट्रोजन से, या फिर लेग्यूम्स की बात करें, लेगुमिनस प्लांट्स की बात करें तो नाइट्रोजन की तरफ जाना होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिलेटिव की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव में जब भी करो किसी चीज़ से रेशियो लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिशन रूमी जो है ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान धारा एंड बायो E3 के बारे में। बायो E3 इस बार एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चेयर किया गया था वो आपको अप्रूव करते हैं स्कीम फॉर
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, मतलब डीएसटी का एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेमली विज्ञान धारा, और साथ साथ में ही बायो ई3 पॉलिसी को भी लाते हैं। अब ये जो स्कीम है ना, इसमें 3 की अम्ब्रेला स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। और एक ये जो स्कीम है इसमें बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, नो डाउट इन दैट। इसमें आपको लगभग 10,580 के आसपास, देखो याद नहीं रखना ये डाटा, कि लगभग आपको 10,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बजट है। पीरियड जो है वो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का रखा गया था, और इसको 15th फाइनेंस कमीशन के साथ साथ अलाइन किया गया था। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विज्ञान धारा स्कीम का, वो बेसिकली यही है कि हम लोग किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग किस चीज़ में, तो साइंस एंड टेक की बात करेंगे, और साथ साथ में ही एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशंस पे बात करेंगे, और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक। तो विज्ञान धारा जो स्कीम है बेसिकली साइंस एंड टेक को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ध्यान रहे लोगों को, जैसे हायर स्टडी कर लिए फिर कमाने चले गए, हायर स्टडी उस क्वालिटी की नहीं हुई, इनोवेशंस पे ज़्यादा डील नहीं हो रहा है, तो फिर इनोवेशंस पीछे हो रहा है। अगर इनोवेशंस ट्रेल होगा तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेल होती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख करके विज्ञान धारा स्कीम लाया गया। ठीक है, यही है हमारा जो इकोसिस्टम है ना एजुकेशन का, उसमें रिसर्च एंड ओरिएंटेशन कम है, तो उसको ही अच्छा करने के लिए ये लाया जा रहा है। 3 ब्रॉड कॉम्पोनेंट हैं विज्ञान धारा में। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करेगा, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला फैक्टर होगा, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की बात होगी। 3 ब्रॉड कॉम्पोनेंट है विज्ञान धारा की, एक बार जरूर देख लेना इसको। अगर बायो ई3 की बात करें, बायो ई3 देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बायोटेक, एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, और जो भी एथेनॉल ब्लेंडिंग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो तो मुझे बताना इंडिया का पहला ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया था, और इंडिया में पोटेंशियल आखिर क्या है, और कितनी % आप एथेनॉल ब्लेंड कर सकते हो पेट्रोल में। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होगी। आप अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हो तो उसकी भी एक लिमिट होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि एथेनॉल को प्रोड्यूस कैसे करते हो आप। तो बायो ई3 की बात कर लें, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकॉनमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब 3 सा फैक्टर है, एक तो इकॉनमी हो जाएगा, एक एनवायरमेंट हो जाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। क्लियर है? बायो ई3 की बात कर लें, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकॉनमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जो पॉलिसी है ना, उसको लाया गया है कि आप कैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका जैसे देखो बायोटेक्नोलॉजी ना एक साइंस का ब्रांच है, उसमें जो इनोवेशंस होंगे, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं, और इसको हमको और अच्छा करना है, इसके परफॉर्मेंस को और बढ़ाना है। ये अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा अगस्त 24, 2024 को। ये डेट ध्यान मत रखना, बट हाँ ये याद रखना कि कब किया गया है। जो बायो ई3 इनिशिएटिव है बेसिकली बायो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा, जिसमें आपको बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बायो बेस्ड प्रोडक्ट आपको पता ही है, वैसी चीज़ें जहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे उसका। बायो बेस्ड प्रोडक्ट जो होगा उसको हम लोग उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, बायोटेक की हेल्प लेते हैं, और उसके जो परफॉर्मेंस होती है, एफिशिएंसी होती है, एफिकेसी होती है, उसको बढ़ाते हैं। ये जो पॉलिसी है वो बेसिकली अलाइन करता है। और से देखो सबसे ज़्यादा फायदा क्या है ना, कि अगर हम लोग बायो ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो पॉल्यूशन होता है वो कम होता चला जाता है। पॉल्यूशन कम होगा तो हमारा क्या होगा, हम लोग नेट जीरो की तरफ स्विच करेंगे। नेट जीरो कार्बन इकॉनमी की बात करते हैं हम लोग। आखिर इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, एक तो पॉल्यूशन कम होगा, आपको पता है AQI 500-600 जा रहा है दिल्ली में, और भी बहुत सारे रीज़न है हमारे इंडिया में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना वर्स्ट हो रहा है, तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। एक जो लंग्स है हमारा, वो भी एक फ़िल्टर है। ठीक है, लंग्स भी एक तरीके का फ़िल्टर है। हाँ ठीक है, वो ऑक्सीजन अल्वियोलाई होता है, उसमें ट्रैकिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो उसको लेता है, लेकिन फाइनली तो कुछ ना कुछ तो जाता है हमारे बॉडी में। PM 2.5 हो गया, NOx हो गया, SOx हो गया, ठीक है, O3 हो गया, लीड हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनवांटेड हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भेजाटस है। ठीक है, चलिए देखिए, सर्कुलर बायो इकोनॉमी की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग रीयूज़ की बात करते हैं, रिसाइकलिंग की बात करते हैं। ठीक है, जो बायो ई3 पॉलिसी है वो बेसिकली इनोवेशन एंड रिसर्च पे बात करेगा, R&D पे बात करेगा, और खास करके बायोटेक वाले फील्ड में। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को कृषि DSS कहते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक डिजिटल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तो आपको पता होगा किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। आप मुझे बताइए एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अभी मिनिस्टर कौन है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये लॉन्च किया गया अगस्त 16 2024 को। जो कृषि डीएसएस सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज वी विल हैव सम डिजिटल वे कि हम किस तरीके से इंप्रूव करें एग्रीकल्चर सिस्टम को। और ये जो सिस्टम है या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर जो अनाउंस किया गया था फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2023 में, उसका ही एक पार्ट है। जो कृषि डीएसएस सिस्टम है ना, वो आपको वर्क करेगी किस तरीके से। देखो हमें क्या चाहिए, हमें जियो स्पेशल डाटा चाहिए, मतलब जियो मतलब होता है हमारा जो जियोग्राफी है, उसके स्पेशल डाटा चाहिए। किस चीज़ पे, वेदर्स पे, सॉइल पे, क्रॉप पे, रिजर्वायर पे, ग्राउंड वाटर डाटा पे, ठीक है। ये सारी फैक्ट्स याद रखिएगा, दिमाग में रखना कि मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, तो हमें इससे क्या निकालना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीधी सी चीज़ें यही हैं कि हमें जियो स्पेशल डाटा लाना है, जियो स्पेशल डाटा को कलेक्ट करना है, और हमें करना क्या है, हमें डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड करना है फॉर द कृषि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में ही ये जो सारे डाटाज होंगी उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे गवर्नमेंट के स्कीम्स से, सर्विसेज पे। हमें पता चल गया ना कि मान लो कि अगर कोई रीजन है, कोई एमपी का कोई रीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लैंड सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है, वहाँ पे किसान बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर यूएसए की हम बात करेंगे तो वहाँ पे 1 एकड़ में मान लो अगर आप अगर मेज़ को उगा रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल एक वर्ड होता है। तो वहाँ पे मान लो 1 एकड़ में मान लो कि 6,000 क्विंटल आ गया, ठीक है, 6,000 आ गया, 6,000 केजी, चलो 6,000 केजी ही लेते हैं, 6,000 क्विंटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यही अगर इंडियन सॉइल पे करेंगे, अगर हम लोग उतनी ही जमीन ऑफ लैंड को लेते हैं तो यहाँ पे 1,000 आएगा। तो ये जो 6 टाइम का डिफरेंस है ना, इसी पोटेंशियल के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर रीजन क्या है, जियो स्पेशियल रीजन्स क्या क्या है रिलेटेड टू वेदर, सॉइल, क्रॉप, रिजर्वायर, ग्राउंड वाटर, etc। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ग्राउंड वाटर में अगर फ्लोरीन मिक्स हो जाता है तो आपको कौन सी बीमारी होती है। ग्राउंड वाटर में अगर मर्क्यूरी वो हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। ग्राउंड वाटर में अगर लेड बढ़ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है। ये 3 चीज़ जरूर बताना अगर आप इन्वॉल्व हो तो, ठीक है। और यार इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो मेरा क्या होता है ना, एनर्जी डाउन हो जाता है, मतलब लगता है यार कि पढ़ ही नहीं रहा कोई, तो इतना 3-3 घंटे की वीडियो बनाए कोई फायदा नहीं है ना। आप शेयर करो और लोगों के पास पहुंचाओगे तभी मतलब मज़ा आता है बनाने में। वन नेशन वन सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की भी बात कर लेते हैं इसके अंदर में। बेसिकली कृषि डीएसएस सिस्टम जो है वो बेसिकली सॉइल डाटा को लाएगा और बहुत सारे सॉइल टाइप को इम्बेड करेगा इन्फॉर्मेशन में। जैसे सॉइल की पीएच हो गई, सॉइल की पीएच की बात हुई है, तो आप मुझे बताना कि अगर मान लो कहीं पे कोई सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो आप मुझे बताना आप किस रीजन में हो, इक्वेटोरियल रीजन में हो, सब ट्रॉपिकल रीजन में हो, ट्रॉपिकल में हो, या कहाँ पे हो, ठीक है। चलिए, और ये जो वन नेशन वन सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम था ना, इसको लॉन्च किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस ड्राइवन सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो सीधी सी बात है, कृषि डीएसएस आएगा, मेरे दिमाग में स्पेशल डाटा आना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आना चाहिए, दैट विल बी गुड टू गो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं SSLV D3 EOS 08 मिशन के बारे में। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको फेंटेड दिखेगा, लेकिन चलो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास बुक जरूर होगा, हल्का अगर नहीं दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो SSLV D3 EOS 8 मिशन की बात कर लें तो यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लॉन्च किया है। EOS 08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। EOS 08 क्या है, अब देखो यही एग्जाम में पूछ देगा। EOS 08 रेफर्ड इन न्यूज़, हाल ही में न्यूज़ में EOS 08 के बारे में बात किया गया है। EOS 01 से क्या समझते हो आप, MC05 से क्या समझते हो आप, H5N1 से क्या समझते हो आप, ठीक है। ठीक है, तो बायोराइड हो गया, इन चीज़ों पे फोकस करना, कीवर्ड्स पे ज़्यादा खेलते हैं पीसीएस वाले खास करके। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है EOS 08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, SSLV कहते हैं उसको, D3, उसी के थ्रू ये बोर्ड हुआ है। ध्यान रखिएगा, SSLV लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV, PSLV, GSLV, MK3, ये सब मैंने ऑलरेडी आपसे बता रखा है। लॉन्च कहाँ से हुआ है, लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। यही पूछेगा आपके एग्जाम में, लॉन्च कहाँ से हुआ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। EOS 08 सैटेलाइट मिशन की बात कर लें, यह एक आपको देखो, ये पहली तरीके का इस तरीके का कुछ लाया गया है। बेसिकली इसमें क्या है कि इसरो का माइक्रोसेट, ठीक है, इसरो का एक माइक्रोसेट है IMS-1, ठीक है ना, जो जिसको यूज़ किया जाएगा हमें एडवांस पेलोड, मतलब जो एडवांस पेलोड होता है ना उसके लिए ये एक तो बेस्ट है, मतलब एडवांस पेलोड के लिए भी ये सबसे सूटेबल है। साथ साथ में ही ऑब्जर्वेशंस के लिए लाया गया है इसको, ठीक है। IR रेंज में जो इंफ्रारेड रेंज में जो ऑब्जर्वेशंस होता है उसके लिए भी लाया गया है इसको, ये ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, आखिर हमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो किया उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कुछ तो होगा। तो सीधी सी बात है, जो पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो बहुत ही माइक्रो सैटेलाइट बसेस जो होते हैं या फिर नए कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आती है उससे ये उसके साथ ये कंफर्टेबल है। ठीक है, कंफर्टेबल भी कह सकते हो। मतलब क्या है कि जो भी अगर फ्यूचर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स आते हैं उसको भी हम लोग इनके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एक माइक्रो सैटेलाइट की बात कर लें तो इसमें आपको मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी यूज होता है, जैसे इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स पैकेज, स्ट्रक्चरल पैनल जो एम्बेडेड होता है पीसीबी से। पीसीबी कह लो, बैटरी कह लो, सिस्टम कह लो, मदरबोर्ड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज़्यादा आपको उसको अंदर टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है ना, ये जो सैटेलाइट है ना वो तीन चीज़ों को, तीन पेलोड्स को कैरी आउट करेगी। नेमली कौन कौन सा है? एक है आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, EOIR कहते हैं उसको, इलेक्ट्रो इंफ्रारेड ऑप्टिकल पेलोड। एक होता है SAC, एक होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, आपको पता ही है। एक उसको जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको हम लोग रिफ्लेक्टमेट्री पेलोड कहते हैं, GNSS-R हो गया। फिर आपको SIC UV डोजिनर लियोस कहते हैं। तो आप बस एक बार देख लेना, नाम ध्यान रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है LEOS पूछ देगा कि क्या है ये, किस चीज़ से रिलेटेड है, इतना ध्यान होना चाहिए। EOIR पेलोड की बात करें तो आपको ये बेसिकली करेगा क्या, इमेज इन मिड वेव IR। तो मिड वेव का जो इंफ्रारेड वेव होता है उसको ये इमेजिंग करेगा। ठीक है, और देखो बेसिक अगर हम लोग इसका बात करें ना तो एक तो मिड वेव IR का करेगा और साथ साथ में लॉन्ग वेव IR का भी ये करेगा ड्यूरिंग डे के टाइम में। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब मिड वेव IR को भी करेगा, लॉन्ग वेव IR को भी करेगा, बस इतना ध्यान रख लो। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये आपको सर्वेलेंस में काम आएगा, डिजास्टर मॉनिटरिंग में काम आएगा, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में काम आएगा, फायर डिटेक्शन में आएगा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में आएगा, इंडस्ट्रियल पावर प्लांट डिजास्टर में आएगा। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग मिशन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि किस तरीके से किस ऑर्बिट में सेट किया जाएगा इन सैटेलाइट्स को, तो जो स्पेसक्राफ्ट मिशन है वो आप उसको सेट किया जाएगा। एक तो सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट्स को लियो कहते हैं, वहाँ पे एल्टीट्यूड होगा 475 किलोमीटर, नो नीड टू रिमेंबर, बस एक बार देख लेना कि हाँ चलो 500 के आसपास किलोमीटर है तो इतना मेरा होगा। इंक्लिनेशन 37.40 डिग्री है। और इसी के साथ साथ जो मिशन है लाइफ का, मतलब जो इस प्रोग्राम का, वो 1 ईयर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही जानना है आपको, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर, रैपिड एफओफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, इसको रामसेस कहते हैं। ये सब बस बेसिक जान जाओगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू। रैपिड एफओफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डिस्क्लोज किया कि वो एक तो कोलैब करेंगे विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब देखो आपको ध्यान ही यही रखना है कि इसरो प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके साथ कोलैब करेंगे। और जो मिशन है रामसेस मिशन, देखो यही ध्यान रखना है, रामसेस मिशन, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रख पा रहे हो तो दैट विल बी गुड, क्योंकि यही पूछा जाएगा। अब ये जो मिशन है बेसिकली हमें करना क्या है, तो हमें ट्रैक करना है या फिर एफओफिस एक होता है उसकी स्टडी करनी है। एफओफिस वैसे एस्टेरॉइड्स को कहते हैं जो काफ़ी नज़दीक रहता है और जो थोड़ा खतरा देता है हमें। ठीक है, जैसे आसपास घूम रहा है तो कहते हैं ना कि गिर जाएगा, अर्थ बर्बाद हो जाएगी, या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, सेलेस्टियल मोशंस में कुछ चेंजमेंट आएगी, तो उसको जो नज़दीक है उसके लिए हम लोग करेंगे। इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रामसेस एक मिशन लेके आई है, क्योंकि हमें पता है कि जो एफओफिस एस्टेरॉइड है वो आपको एक क्लोज इनकाउंटर करेगी अर्थ से, कमाना जा रहा है ऐसा कि 2029 में ऐसा होने वाला है, 2029 में। तो उसके लिए हम लोग पहले से थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। रामसेस जो है एक प्लानिटरी डिफेंस मिशन है, मतलब आप समझ लीजिए प्लैनेट ऑब्जेक्ट्स में डिफेंस मिशन है। ठीक है, तो बस आपको दिमाग में आनी चाहिए ये चीज़ें। रामसेस जो है एक प्लानिटरी डिफेंस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसको डिज़ाइन किया गया था कि ये इंटरसेप्ट करेंगे एस्टेरॉइड को। कौन सी एस्टेरॉइड थी? एस्टेरॉइड 999-99942 एफओफिस थी, याद रखिएगा। एफओफिस जो होता है जो लगभग आपको 375 मीटर का डायमीटर में होता है, मतलब 375 मीटर इन डायमीटर, ये पास करेगी आपको 32,000 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। अब आप कहोगे 32,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, आपके लिए होता होगा, लेकिन उनके लिए नहीं होता जिसकी रेडियस जिसकी डायमीटर 64,000 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं H5N1 वैक्सीन यूजिंग mRNA, मैसेंजर RNA की बात कर लेते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑन जुलाई 29, 2024 वो अनाउंस करते हैं एक नए प्रोजेक्ट को जो एक्सेलरेट करेगा डेवलपमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा। H5N1 इज ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और यूज़ किसका करेंगे हम लोग? mRNA वैक्सीन का यूज़ करेंगे, मैसेंजर RNA वैक्सीन का। यह जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली फोकस करता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में, तो यहाँ पे जो है थोड़ा खास ध्यान रखा गया है कि वैसे कंट्री जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ होंगे उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्लियर है? अब चलिए अगर इसी की बात कर ले तो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा जिसमें एक्सेलरेट किया जाएगा डिफरेंट डेवलपमेंटल और एक्सेसिबिलिटी को। किसकी? तो H5N1 की। mRNA वैक्सीन की बात कर लें तो ये आपको बेसिक यही है ना कि मैसेंजर RNA का यूज होता है। RNA की जब भी बात करेंगे, DNA की जब भी बात करेंगे तो थोड़ा दिमाग में प्रोटीन रखना। देखो कीवर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे अगर सेलुलोज की बात करूँ तो आपको प्रोटीन की बात करूँ तो आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि अच्छा हाँ ये कीवर्ड्स, जैसे एज होता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर मैंने लिपिड के लिए बोल दिया या फिर ग्लोब्यूल्स की बात कर लिया, तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों की। तो बायो सेगमेंट में आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। अब देखो आखिर इसमें दो इन्वॉल्वमेंट है, एक तो आपको सिनर्जियम बायोटेक और एक है आपको अर्जेंटीनियन मैन्युफैक्चरर। जो सिनर्जियन बायोटेक है, एक अर्जेंटीनियन मैन्युफैक्चरर है, वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, ठीक है। अर्जेंटीनियन मैन्युफैक्चरर है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की कंट्री। पता होगा आपको कौन सी ग्रासलैंड वहाँ मिलती है, बता देना। और दूसरी चीज़, ये एक ट्राइंगल में आता है जो 3 कंट्री है, आप मुझे बता देना। इसको आप ABC कहते हो पॉपुलरली। चलिए यह जो इनिशिएटिव है वो पार्ट है आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेडिसिन पेटेंट पूल, जिसको MPP कहते हैं, मेडिसिन पेटेंट पूल, उसकी mRNA टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से ट्रांसफर प्रोग्राम के तौर पे इसको लाया गया है। जो mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम है वो आपको जॉइंटली लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड मेडिसिनल पेटेंट पूल के द्वारा। कब लाया गया था? 2021 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नासा का चैपिया प्रोजेक्ट के बारे में। क्लियर है? देखिए 4 क्रू मेंबर्स हैं नासा के, 4 क्रू मेंबर्स हैं नासा के मार्स सिमुलेशन मिशन थी उसके। तो ये ना 1 साल के बाद नासा का चैपिया प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखो सीधी सी बात ये है ना कि 4 वॉलंटियर क्रू को ऐड किया गया। इसमें एक सिमुलेशन मिशन था जिसमें क्या किया गया ना कि जिस तरीके का मार्स का इन्वायरमेंट है, जैसे रेड प्लैनेट का जो इन्वायरमेंट है ना, वही सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया बट आर्टिफिशियल वे में, ठीक है। तो इससे क्या किया गया कि 1 साल कंप्लीट 1 ईयर उनको इस इन्वायरमेंट में रखा गया। तो ये जो इन्वायरमेंट था ना वो एक नासा का जो क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लेनेशन एनालॉग मिशन है उसके प्रोजेक्ट को लेके चल रहा था। क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, दैट इज CHAPEA। आप इसको चापिया पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। जो ये था ना, ये हुआ कहाँ पे था? ये आपको जॉनसन स्पेस सेंटर हॉस्टन टेक्सास USA में हुआ था। अब इन्होंने क्या किया था कि ये 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे जिसको कहे थे ये लोग मार्स ड्यून अल्फा। वो जो आर्टिफिशियल 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया था उसको कहा जाता था मार्स ड्यून अल्फा, जो कि आपको लोकेटेड था जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में। ये प्रोजेक्ट जो था वो काफ़ी फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है। मतलब मान लो कि अगर आप किसी भी प्लैनेट पे जाना चाहते हो, उसकी प्लैनेट की पूरी कॉम्पोजिशन आपके पास है, सारी की सारी एटमॉस्फेरिक जो क्राइटेरिया है वो आपको पता है अगर, देन उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल उस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया, ठीक है। अगर आप मार्शियन मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मार्स पे कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा क्या होता है। तो 1 साल के लिए वैसे इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को क्रिएट किया गया आर्टिफिशियल वे में, ठीक है। हम अपने जिन भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं वहाँ पे, वो वहाँ जाके सफ़र करें, इससे हम उनको पहले ही चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, एनवायरमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो ये मार्स ड्यून अल्फा जो था वो एक 3D प्रिंटेड एयरलॉक्ड हैबिटेट था। जो इसका एरिया था वो लगभग 1700 स्क्वायर फीट लिविंग स्पेस था, जिसमें बेडरूम्स थे, बाथरूम्स थे और वर्किंग एरिया था, एक रोबोट स्टेशन था, एक जिम था। और इसी के साथ साथ एक वर्टिकल फार्म बनाया गया था, वर्टिकल फार्म, और एडिशनल 1200 स्क्वायर फीट का स्पेस फॉर एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़। अब ये जो मार्शियन कंडीशन था, जो मार्शियन एटमॉस्फेयर था, वो प्रोवाइड किया गया था
इवन दो ये मार्स पे नहीं होने के बाद भी ये लोग मार्स वाली फील ले रहे थे, मार्स वाली फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशंस को फील कर रहे थे। मार्शियन सॉइल की जैसी बैकड्रॉप है रेड सॉइल, रॉकी क्लिफ्स, ये प्रोवाइड किया गया था और बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छा एक प्रोटोटाइप है जिससे वो लोग आगे भी बहुत चीज़ कर सकते हैं। जो एम था इस मिशन का ना, किस मिशन का, तो नासा का क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट जो है उसका, वो बेसिकली यही था कि हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे फॉर इनसाइट इनटू द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन। अगर मान लो कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई मिशन होती है नासा का ऑन मार्स, तो उसके लिए जो क्रू की हेल्थ होती है और परफॉर्मेंस होती है वो किस तरीके से चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट इज नासा जो था वो वेरिएबली ये जानना चाहता था कि किस तरीके से हमें जो फिजिकल और मेंटल चैलेंज एस्ट्रोनॉट फेस करेंगे उसको हम लोग यहीं जान लेते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी आता है तो वी विल ड्रैग देम आउट, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा मिशन है। कम से कम एटलीस्ट एस्ट्रोनॉट्स के लाइफ के को अगर हम लोग देखते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी सेफ मिशन होगा। पहले चेक कर लो इन्वायरमेंट का कंडीशन अपने ही, आपको पता है इन्वायरमेंट का कंडीशन सारा का सारा, तो आप कर लो। ठीक है, इंडिया भी मून पे गया, मतलब मून मिशन किया, मून पे तो अभी गया नहीं है, मून मिशन किया। तो जैसे मून हो गया, फिर मार्स हो गया, अब इंडिया ना तीसरे प्लैनेट की तरफ मूव करना चाहता है, वो है वेनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया शॉर्टलिस्टेड एस्ट्रोनॉट फॉर Axiom-4 ISS मिशन। तो एक है शुभांशु शुक्ला जो मेजर पायलट होंगे, एक है आपको ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर। शुभांशु शुक्ला जो मेन पायलट होंगे और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ठीक है ना, ये होंगे एज ए बैकअप पायलट Axiom-4 मिशन के लिए। तो आपको याद क्या रहना चाहिए, Axiom-4 मिशन फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो मिशन है ना वो इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का बहुत ही बड़ा एक चंक है। चंक कहने का मतलब है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो स्पेस में ह्यूमनाइड चीज़ें को करना अब थोड़ा पॉसिबिलिटी लग रहा है लोगों को, तो अब लोग ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, खासकर इंडियंस। और ये जो कोलैब है वो यूएसए के साथ है। Axiom-4 जो है वो 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ISS का, जो कि पार्ट है आपको इसरो नासा पार्टनरशिप का। बेसिकली ये प्लान किया गया था पीएम मोदी जी के यूएस विजिट के वक्त जून 2023 में। एक स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट है Axiom स्पेस INC के साथ। ठीक है, और वो Axiom स्पेस INC इस मिशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया का Axiom-4 ISS मिशन अलॉन्ग विथ यूएसए नासा एंड दो लोगों का नाम कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी एंड कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर जी, जो कि एक बैकअप पायलट की तरह जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया का ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ग्राफीन के बारे में हर एक चीज़ जान लीजिएगा इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर PCS एग्जाम। तो इंडिया का जो ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MITI ने लॉन्च किया है, इंडिया का ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपको विकसित भारत 2047 विजन जो है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर की बात कर लें, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहने क्या मतलब हो गया, मान लो ये कंपनी कुछ अर्न करती है अपने किसी भी एक्टिविटी से, अपने किसी भी काम से, तो वो जो पैसे होंगे वो अपने खुद के आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए रख लेंगे ये कंपनी। जैसे खुद का कुछ इंफ्रा डिज़ाइन करना हो या कुछ भी, वो प्रॉफिट का जो पैसे होते हैं वो कोई यूज़ नहीं करेगा। दैट विल बी गो इन द पॉकेट ऑफ दैट कंपनी ओनली। तो IGEIC जो है वो आपको इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो फोकस करती है ग्राफीन टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन पे। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्राफीन यूज होता है। देखो, एक तो आपको हो गया, सबसे पहले एक बात याद रखना, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट। एक हो गया फ्लोरेंस C60 वाला, एक हो गया आपको ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया, एक हो गया आपको ग्राफीन, एक हो गया आपको डायमंड। ये चारों चीज़ जो मैंने आपको बोला ना, चारों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद हार्डनेस, स्टिफनेस, फिर किस चीज़ को कट करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है और इनके एप्लीकेशंस, एक बार देख के चले जाना, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर कहना। ठीक है,
आ सकता है इस बार एग्ज़ाम में, क्योंकि ग्राफीन पे, फिर लिथियम आयन बैटरी पे, इसके साथ साथ बहुत सारे इनोवेशंस हैं, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स तो होते ही थे, उसके साथ साथ टफेंड ग्लास पे, ये सब चीज़ें पढ़ के चले जाना, ज़्यादा फायदा करेगा। तो जो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स पे ज़्यादा काम करेगा। जो R&D है, इसका जो सेंटर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो आपको त्रिवेंद्रम केरल में है। और इसकी अगर बात करें बिजनेस है कहाँ बनेगा, तो वो बेंगलुरु में बनेगा। और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो पलक्कड़ में बनेगा, और ये सपोर्ट किया जाएगा केरल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए 2024 एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानना है कहाँ पे हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व थे और क्या इसका कुछ आउटकम आया। वो 2024 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, वो आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। हुआ कहाँ पे ये ध्यान रखना है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, वहाँ पे हुआ। बेसिकली ये जो चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो आपको को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के ऑफिस से। वो भी कौन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड यूनेस्को के नेचुरल साइंस सेक्टर के द्वारा। ये लॉन्च किया गया इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के वक्त 2023 में, भारत मंडपम में जो हुआ था। CSAR 2024 जो है चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल, वो गैदर करेगी चीफ साइंस एडवाइजर्स, 29 कंट्रीज का यूज़ करेंगी और 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करेंगी। ठीक है, बस इतना ही जानना है। थोड़ा सा थीम समझ लेते हैं। जो थीम है वो है आपको फोस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज, एसिमेट्री एंड बिल्डिंग ग्लोबल साइंस एंड एडवाइस कैपेसिटी। अब देखो आपको कैसे होगा, अगर आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप 2-3 कीवर्ड्स याद रखना। ओपन साइंस, ठीक है, असिमेट्री, ठीक है, साइंस एडवाइस कैपेसिटी, दैट विल बी गुड टू गो। और ये जो इवेंट है वो को चेयर किया गया है इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद के द्वारा, और यूनेस्को के डॉक्टर लीडिया ब्रिटो जी के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जियो ब्रेन के बारे में। 47th AGM ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, चेयरमैन थे मुकेश अंबानी। इंट्रोड्यूस करते हैं जियो ब्रेन, एक AI इनिशिएटिव है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनिशिएटिव है जियो। देखो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 3 चीज़ें हैं। एक तो AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक हो गया डीप फेक, एक हो गया सैलो फेक, ठीक है, एक ये हो गया, एक आपको हो गया मशीन लर्निंग, ठीक है, एक हो गया मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डीप फेक और सैलो फेक। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मशीन लर्निंग, खास करके मशीन लर्निंग हो गया या फिर एक डीप फेक हो गया, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो जो जियो ब्रेन एक AI इनिशिएटिव है, ये चलाया गया आपको रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। सीधी सी बात है, जियो ब्रेन जो है वो AI टूल्स को यूज़ करेंगी, किस तरीके से ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और कस्टमर इंगेजमेंट को बढ़ाया जाए रिलायंस के बिजनेस में। ये जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली इंटीग्रेट करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपनी के ऑपरेशंस में, ठीक है ना। मतलब क्या है ना कि डीपर कस्टमर इंसाइट्स के लिए, मतलब कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं रिलायंस की जो कस्टमर को अपनी तरफ खींच के ला रही हैं, ये सब एनालिसिस लोग बैठ के करते हैं। बहुत सारे इंसान करते हैं इसमें, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, फिर बहुत सारे IIMs के लोग होते हैं। तो वो अब ये काम AI के थ्रू होगा, AI भी कर सकता है ये काम और काफ़ी इफेक्टिवली कर सकता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI। बहुत ज़्यादा कुछ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज़ किया गया। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को रिलीज़ करती है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड। बेसिकली ये करती क्या है, ट्रैक डाउन करती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी कंट्रीज़ की, ह्यूमन कैपिटल को, लेबर मार्केट पॉलिसीज़ को, इनोवेशंस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस को और रेगुलेशंस एंड इथिक्स को। ये कवर करती है 174 कंट्रीज़। इंडिया के रैंक है 72। अगर हम लोग नेबर्स की बात कर लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 72nd है। बांग्लादेश, अब देखो इंडिया का रैंक 72nd है, बांग्लादेश का जो स्कोर है वो 0.38 है और रैंक है 113। श्रीलंका की जो स्कोर है वो आपको 0.43 है, रैंक है 92। एंड चाइना की 0.63 है, रैंक है 31। टॉप मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर AI कंट्री कौन सी है? सिंगापुर 0.80, डेनमार्क 0.778, USA 0.771। इंडिया याद रखना है बस, बाकी टॉप का सिंगापुर याद रखना, इंडिया याद रखना। इंडिया की बस आप एक काम करना, इंडिया का इंडेक्स भी याद कर लेना, 0.492 है, नियरली 0.5 है। और सबसे कम जो प्रिपेयर्ड है कंट्री
सेंट्रल अफ्रीकन सबसे कम साउथ सूडान, फिर अफगानिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये तो वही बात हो गई ना, जहाँ पे खाने को लाले हैं, मतलब रियल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सैनिटेशन, वाटर एंड ऑल, वहाँ पे हम एआई की एडवांसमेंट की इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो ना वेस्ट है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ 4 की डायमेंशंस को यूज़ करते हैं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट, पॉलिसीज, इनोवेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रेगुलेशन एंड एथिक्स। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन फैक्टर जो आपको मेंस में काम देंगी। 1-2 बार रीड कर लेना ताकि आपके लिए आसान हो। ये जो इंडेक्स है वो आपको हर एक कंट्री को एडवांस इकॉनमी, इमर्जिंग मार्केट इकॉनमी, लो इनकम कंट्री में डिवाइड करती है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं गौरव ग्लाइड बॉम्ब के बारे में। ठीक है, गौरव ग्लाइड बॉम्ब, देखिए डीआरडीओ है, 1958 में आई थिंक इसको सेट किया गया था 1958 में। तो डीआरडीओ जो है वो कैरी आउट करती है एक सक्सेसफुल मैडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव, इसका नाम है गौरव, और ये करती है आपको सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से इंडियन एयरफोर्स के। ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है कोस्ट ऑफ ओडिशा। अब देखो आपको ये याद रखना है, ओडिशा से लॉन्च की गई है। कौन सा लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया था? SU-30 MK1 MKI। और इसी के साथ साथ इसका जो टोटल है LRGB, दैट इज़ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, तो ये ध्यान रखना है। ओडिशा कौन से किया गया था? 1000 kg क्लास की ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल है हिटिंग, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंसेस टारगेट होते हैं उसको रीच करने में। गौरव जो है वो आपको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली, आपको पता ही होगा, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा, RCI हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, अब इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, ये भी ध्यान रखना है। 2-3 चीज़ों को ध्यान रखो, आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर गौरव आए तो समझ में आता है हाँ गौरव क्या है। अच्छा ठीक है, जी से गौरव है, जी से ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, गौरव ग्लाइड बॉम्ब। ठीक है, डीआरडीओ का अभ्यास देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुल्ली कंप्लीट किया है 6 कंजिक्यूटिव डेवलपमेंटल ट्रायल्स ऑन हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स को हीट कहते हैं। अब एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, आखिर हीट जो है वो किससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो हीट अभ्यास जो है वो आपको डीआरडीओ से रिलेटेड है। हीट स्टैंड फॉर, ध्यान रखिएगा, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो इसकी जो बूस्टर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को और इम्प्रूव किया गया। ये जो ट्रायल था वो कंडक्ट किया गया आपको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा से। तो ट्रायल रेंज जो होगा वो याद करना है। अभ्यास है क्या, ये आपको डीआरडीओ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया। साथ साथ में ही एक बात ध्यान रखिएगा, इसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड लार्सन एंड टूब्रो की हेल्प से इसको डिज़ाइन किया गया। यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, हीट कहते हैं इसको, जो कि रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो में वेपन सिस्टम के प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। ठीक है, इंडिजिनस है, ऑटोनोमस फ्लाइंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक ऑटो पायलट होगा, एक लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होगा, मतलब ग्राउंड पे बैठ के आप लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है ये ऑलरेडी खुद पे खुद ऑटो ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के बिना ही ये उड़ सकता है। और ये जो मशीन है ये पावर्ड है आपको गैस टर्बाइन इंजन से, जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट को सस्टेन कर पाएगा सबसोनिक स्पीड से। सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, आप मुझे बताइएगा कितनी मैक्स से कम या कितनी इसकी रेंज क्या होती है। ये आपको इक्विप्ड है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से, मतलब इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल सिस्टम से, जो कि आपको इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS से बेस्ड है। अभ्यास सिस्टम जो है वो आपको इक्विप्ड है रडार क्रॉस सेक्शन से, और साथ साथ में ही इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को भी ये रीड करता है। ठीक है, इसको टेस्ट किया गया था 13 मई 2019 को, और ये अब प्रोडक्शन के लिए रेडी है। बस इतना ही ध्यान रखना है, नाम जान लो, लोकेशंस जान लो, करता क्या ये जान लो, दैट विल बी ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। बायोप्लास्टिक पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड की है कि वो सेट करेगी बायोप्लास्टिक पार्क को। बस ये ध्यान रखना है कहाँ करेगी, कैसे होगा, क्या करेगा, बात खत्म। लखीमपुर खीरी में करेगी, उत्तर प्रदेश UP में। इसकी इन्वेस्टमेंट होगी ₹2000 करोड़। इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना कि क्या होता है, UP PCS खास करके, या फिर हाँ UP PCS ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे आपको। ये जो पार्क है वो प्रोवाइड करेगा ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी, तो करेगा ही करेगा, और UP के गवर्नमेंट्स इन्वायरमेंटल क्रेडेंशियल में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और ये सेट किया जाएगा बलरामपुर शुगर मिल फर्म के द्वारा। और ये जो मॉडल होगा सेट करने का, वो जो मॉडल है वो PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे होगा। ये जो पार्क होगा वो आपको 1000 हेक्टेयर्स में डेवलप किया जाएगा, कुंभी विलेज, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में।
जो यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, UPIDA, ये सर्व करेगा एज नोडल एजेंसी इस पार्क के डेवलपमेंट में। सारा केयर टेकिंग का काम यही करेगा। आखिर बायोप्लास्टिक होता क्या है? बायोप्लास्टिक आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब एक मर्स ले लो कोई भी, उसको N से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मान लो पॉलीइथिलीन, ठीक है, इथिलीन ले लिए, या पॉलीइथेन समझ लो, तो इथेन का एक यूनिट ले लिए, इसको N से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉलीमर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसी एक मोनोमर्स को N टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉलीमर हो जा रहा है। तो मुझे बताना प्रोटीन की मोनोमर क्या है। ये जो बायोप्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, और इनको आप नेचुरल एज वेल एज या रिन्यूएबल सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हो। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, और साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। बहुत सारे ब्रॉड कैटेगरी हैं प्लास्टिक के, जो रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं, जैसे प्लांट्स, ठीक है ना, वैसे प्लांट्स, और ट्रेडिशनल प्लास्टिक कह सकते हो जो कि आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने हों। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। लखीमपुर खीरी 2000 रुपीज़ करोड़ जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, PPP मॉडल पे चलेगा, और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी होगी। बायोप्लास्टिक क्या है इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, देखो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो याद रख लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ने इसको रिलीज़ किया है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जून 19, 2024 को। ये जो इंडेक्स है वो आपको एनुअल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है, फास्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, उसके लिए ये रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक 63rd है, ठीक है, और जितने भी इंडेक्स है उसमें यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट किए हैं। जो आउटकम है रिपोर्ट का ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का, वो आपको बेसिकली हाईलाइट करता है टोटल 107 आउट ऑफ 120 कंट्रीज़ के बारे में, कि वो प्रोग्रेस कर रही हैं पास्ट डिकेड से, ठीक है। जो डिकेडल प्रोग्रेस है वो आपको 107 कंट्रीज़ में देखा गया है। जो हाल के ही जो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है ना, वो थोड़ा सा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के इम्प्रूवमेंट को इफेक्ट किया है। एस्टोनिया, इथियोपिया, लेबनान सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में ये लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। रैंकिंग्स की बात कर लें, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस आर टॉप 5 परफॉर्मर्स। तो आपको 2 याद रखना है और एक इंडिया का याद रखना है। इंडिया की रैंक 63rd, एकदम ध्यान रखना है। G20 की 6 कंट्रियां हैं टॉप 20 परफॉर्मेंस में, जिसमें आपको फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, चाइना, UK और USA मिलेंगे। इंडिया की रैंक 63rd है, ये ध्यान रखना है। 8 कंट्रीज़, भूटान, कोमोरोस, गैबन, गयाना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक है गिनी, एक है गयाना, ये दोनों कहाँ पे हैं ये बताइएगा, और कौन सी कंट्री की है ये, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं, भूटान, कोमोरोस, गैबॉन, गयाना, मेडागास्कर, न्यू पनामा एंड सुरिनाम, ये आपको नेट जीरो एमिशंस को रीच कर चुके हैं ऑलरेडी 2022 तक में ही। नेट जीरो एमिशन मैंने बहुत बार समझाया है, आप देख लेना एक बार। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं।